बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले और भारत का कद ऊंचा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा, संसदीय बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण और इस सभागार में मौजूद मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, आज मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें राजनीतिक प्रस्ताव आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना है। जो राजनीतिक प्रस्ताव है, मैं समझता हूं कि उसकी प्रतिलिपि भी आप सबको प्राप्त हो गई होगी और इस राजनीतिक प्रस्ताव का जो नामनक्लेचर है, जो नाम दिया गया है, वह विकसित भारत मोदी की गारंटी। मैं यहां पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मोदी की गारंटी की तरफ। मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, हर व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करेगा कि भारत की राजनीति में 1947 के बाद नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण, नेताओं के वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण, नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति में एक विश्वसनीयता का संकट यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, डंके की चोट पर कह सकता हूं कि भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को, इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को किसी ने पूरे दिलेरी के साथ, मजबूती के साथ उस चुनौती को स्वीकार किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया। हमारे मोदी जी जो कहते हैं वह करते हैं और वह कहते हैं मोदी की गारंटी है, यानी 0.1% भी जो मैं कह रहा हूं उसे न होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं। मोदी जी के राजनीति का ट्रैक रिकॉर्ड आप सब जानते हैं कितना शानदार है। जो हम बोलेंगे वह करेंगे मेरे दोस्त। इसीलिए राजनीतिक प्रस्ताव में विकसित भारत बनाने का जो हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है और यह लक्ष्य भी दिया है हम सभी को हमारे प्रधानमंत्री ने, तो इस विकसित भारत को बनाने की भी हमारे प्रधानमंत्री की पक्की गारंटी है और उसी पर आधारित हमारा यह प्रस्ताव है। मेरे बहनों भाइयों, साथियों, आज भारत जिस स्थिति में पहुंचा है उससे आप सभी परिचित हैं। आप ही नहीं परिचित हैं बल्कि सारी दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। भारत के प्रति अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक सम्मान बढ़ा है। मुझे याद है 2013 में मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए एक डेलीगेशन का नेतृत्व करते हुए मैं अमेरिका गया था और उस समय गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आदरणीय मोदी जी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन उस समय घोषित किया था। जब मैं वहां गया, सीनेट के कई डेलीगेशन उनके साथ हमारी बातचीत हुई, थिंक टैंक के लोगों के साथ बातचीत हुई, कांग्रेस के लोगों के साथ हमारी बातचीत हुई, सारे वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। एक तो उनके अंदर विश्वास था कि यदि भविष्य में मोदी जी का नेतृत्व यदि भारत में होने वाला है तो भारत आगे जाएगा ही, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन मुझे याद है एक दो ऐसे सीनेट के मेंबर थे जिन्होंने कहा था कि नाउ द सक्सेस स्टोरी ऑफ द इंडिया इज ओवर इवन बिफोर इट हैज पिक्ड अप। उनका कहना था कि इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, इसके पिकअप करने के पहले ही। तो मैंने, जानते हैं, उस समय एकाएक ही मैंने जवाब दिया था कि सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज नॉट ओवर, इट इज वेटिंग फॉर बीजेपी, द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी टू कम इन टू पावर। और परमात्मा ने यह सोच ली थी और मैं देख रहा हूं कि आज वह पूरी तरह से साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे बहनों भाइयों,
आज दुनिया का हर राष्ट्राध्यक्ष बोलता है 21वीं सदी दुनिया में यदि किसी देश की है तो उस देश का नाम है भारत। और वह दिन है, और एक आज का दिन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने सफल 10 वर्ष पूरे किए हैं, और इन 10 वर्षों में भारत की दशा भी बदली है, भारत की दिशा भी बदली है, और भारत की मनोदशा में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। पहले यही भारत था, करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए देश और विदेश के लोगों से यह आग्रह किया जाता था, विदेश के सामने हाथ फैलाकर याचना की जाती थी कि हमारे यहां करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करिए। और आज हालात पूरी तरह से बदल गए हैं, और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2013 में मॉर्गन स्टैनले, उन्होंने जो कहा था भारत को फ्रजाइल 5 कंट्रीज की कतार में लाकर खड़ा किया था, आज वही मॉर्गन स्टैनले और दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स ये कहती हैं कि भारत दुनिया की फ्रजाइल 5 में नहीं है, बल्कि दुनिया की फेबुलस 5 में आकर खड़ा हो गया है। यह एक बड़ा अंतर हमको देखने को मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है 2027 आते आते हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा, और भारत को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं, मैं ही नहीं, मैं अभी इंग्लैंड गया था, वहां के लोग भी मानते हैं कि जो मोदी जी ने अब तक कहा है सब हुआ है। लगता है कि उनकी जिह्वा पर सरस्वती बैठी हुई हैं। अब उन्होंने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने की, यानी डेवलप्ड कंट्री बनाने की बात कही है, तो निश्चित रूप से पूरा होकर रहेगा। यह अब दुनिया को विश्वास और एक भरोसा यह पैदा हुआ है। मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, एक बड़े संकल्प के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार और इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, और इस पिछले 10 वर्षों में बड़ी तेजी से तमाम निर्णय के साथ साथ कई मेजर रिफॉर्म्स अब किए गए हैं। चाहे वह धारा 370 जम्मू कश्मीर की समाप्त करने का हो, नए संसद भवन के निर्माण का हो, नारी शक्ति वंदन का हो, अथवा 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने का हो, जीएसटी लागू करने का हो, मिशन चंद्रयान हो, आदित्ययान की सफल लैंडिंग और लॉन्चिंग हो, अयोध्या भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो, जनधन आधार मोबाइल की त्रिमूर्ति के सहयोग से डीबीटी का सफल संचालन हो, या फिर आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो। यानी पिछले 10 साल आर्थिक, राजनैतिक, सामरिक और संवैधानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, यह भारत के लिए स्वर्णिम सिद्ध हुए हैं। साथियों, यह बात विश्वास के साथ आप भी बोल सकते हैं, और मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी राजनीतिक दल के लोगों का दिल भी बोलता होगा। आज का समय दुनिया में किसी दूसरे देश का नहीं है, आज का समय यह भारत का समय है। इतना ही नहीं, पूरे विश्व का भारत पर लगातार विश्वास बढ़ रहा है। भारत के सामर्थ्य को लेकर एक दुनिया में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो पहले कभी नहीं हुआ करता था, आज वह पॉजिटिव सेंटिमेंट सारी दुनिया में डेवलप हुआ है। भारत की सफलता को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट, मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जितना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में मैं जानता हूं, उस आधार पर मैं कह सकता हूं, इस प्रकार का पॉजिटिव सेंटिमेंट भारत के बारे में पैदा होगा कभी, इसकी पहले हम लोग कभी कल्पना भी नहीं करते थे। और इसका भी श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाना चाहिए। और आज मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि सचमुच मोदी जी ने यह बात कही है, यही समय है, सही समय है। जो उन्होंने कहा है वो सोच समझ कर कहा है, नाप तौल कर कहा है और दिल से कहा है। मेरे बहनों भाइयों, और पिछले 10 वर्षों का जहां तक प्रश्न है, यह वाकई पिछले 10 वर्ष अभूतपूर्व हैं। इस दौरान
जहां हमारी ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रही है, वहीं हमारा फिस्कल डेफिसिट भी लगातार घट रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, करंट अकाउंट डेफिसिट यह कम हुआ है, इन्वेस्टमेंट हमारा इस समय नई बुलंदी पर है और महंगाई पूरी तरह से भारत में काबू है। यह स्थिति है। पिछले 10 वर्षों में अपॉर्चुनिटीज और इनकम दोनों बढ़े हैं और गरीबी कम हुई है। यह वो समय है जब कंजम्पशन भी बढ़ा, सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ा है। बैंक एनपीए में रिकॉर्ड कमी आई है। बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट में इतनी कमी नहीं आई थी जितनी कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद कमी आई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज भारत के आम नागरिक का विश्वास ऑल टाइम हाई पर है। आज भारत के आम नागरिक का विश्वास ऑल टाइम हाई पर है। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। वही भारत के विकास में रोड़े अटकाने वालों की नेगेटिविटी ही ऑल टाइम लो पर हो गई है। एक समय था जब देश का सोना दुनिया के दूसरे देशों में गिरवी रखा जाता था। मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन से जो कम था, जो हमारे 2-3 की जरूरत से भी कम हो गया था। उस समय केंद्र सरकार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के आगे एक भिखारी के रूप में खड़ी होती थी। आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $600 बिलियन से अधिक हो चुका है और वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसके आगे हम याचक बनकर खड़े थे, आज उसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का चीफ क्रिस्टिना जियोर्जिया कहती हैं कि वैश्विक विकास में भारत दुनिया की आर्थिक प्रगति का सबसे प्रमुख इंजन बनने जा रहा है। यह है भारत के विकास की गारंटी। और 2020 में कोरोना का संकट पूरे विश्व में मंडरा रहा था। किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उस कोरोना के चैलेंज को मीट आउट किया है, मैं समझता हूं किसी कार्यकर्ता को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो लोग दुनिया के दूसरे देशों में फंसे हुए थे, मुझे याद है वह क्षण, मैं भी बैठा हुआ था जब इस संबंध में चर्चा हो रही थी। लोग कहते थे बाहर निकलने पर, साहब जैसे भी हो हमारे बच्चे वहां से आने चाहिए, वहां से वापस आने चाहिए। जब रशिया का अटैक यूक्रेन पर हो रहा था, उस समय भी लोग यही कह रहे थे कि साहब यूक्रेन से हमारे बच्चों को निकालिए। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई छोटा काम नहीं था, यह चैलेंजिंग टास्क था। हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, रशिया के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। और हमारे 2,500 से अधिक वहां पर जो हमारे नौजवान जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, वह सकुशल बाहर आ गए। यह है भारत। कोरोना के संकट में, इस संकट से निपटने के लिए किस तरीके से प्रभावी कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं, मैं समझता हूं कि इसे आप सब अच्छी तरह परिचित हैं। मुझे मालूम है कि उस समय पर खूब दबाव बनाया गया कि नोट छाप के डिमांड पूरी करिए। लोगों का कहना था कि संकट गहरा रहा है कोरोना के कारण, फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो रही है, नोट छाप कर डिमांड पैदा करिए ताकि ग्रोथ रेट बढ़े। तब मोदी जी ने वह नहीं किया, लोगों की बातें नहीं सुनी। कई देशों ने किया। आज उसका दुष्परिणाम यह है कि वहां पर महंगाई का एक अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया है। और महंगाई यदि नियंत्रित है, इस समय दुनिया के जो विकासशील अथवा विकसित देश माने जाते हैं, यदि सर्वाधिक महंगाई यदि कहीं पर नियंत्रित है तो वह है हमारे और आपके देश भारत में, वह नियंत्रित है। मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ऐसा कोई कदम उन्होंने नहीं उठाया जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को
लॉन्ग टर्म में उसका खामियाजा भुगतना पड़े। यह इनकी ही दूरदृष्टि का परिणाम था। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री का यह मानना है कि सिर्फ वर्तमान पर ही नहीं बल्कि देश के भविष्य पर भी इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। लंबी सोच है। उनका मंत्र रहा है मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड का यह मंत्र, जैसे हमने प्रोजेक्ट तेजी से पूरा करके उन्हें समय पर खत्म करके भी देश के काफी पैसे बचाए हैं। टाइम बाउंड तरीके से प्रोजेक्ट को पूरा करना इस सरकार की एक सबसे बड़ी पहचान बन गई है मेरे बहनों भाइयों। और मैं कह सकता हूं, आज भी मोदी जी जब भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो कहते हैं इसका शिलान्यास यदि हमने किया है तो इसका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। यह एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे प्रधानमंत्री के अंदर, इतना जबरदस्त यह कॉन्फिडेंस, यह कोई छोटी बात नहीं है। यानी विश्वास है कि चाहे कितनी भी बड़ी हमारी चुनौती हमारे सामने आकर क्यों न खड़ी हो जाए, हम उस चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए नई टेक्नोलॉजी की मदद से पारदर्शी तरीके से सभी लाभार्थियों को न केवल पहचान की है बल्कि बिना किसी भेदभाव के हर योजना का लाभ दिया गया है। करोड़ों फर्जी लाभार्थियों के नाम भी निकाले गए। वैसे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बहुत सारे इस राजनीतिक प्रस्ताव की बातों पर चर्चा किया है, इसलिए उस संबंध में यहां पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जिन बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश नहीं डाला है मैं उन्हीं को आप सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से यह स्कीम शुरू की गई और एक एक पाई सही लाभार्थी के बैंक के खातों में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का परिणाम यह हुआ है कि देश के करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों बच गए। देश में काम करने की स्पीड पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई है। 2014 में जहां पर भारत में स्टार्टअप की संख्या 300, 400, 500 हुआ करती थी, आज आपको जानकर यह खुशी होगी कि भारत में स्टार्टअप की संख्या 1,20,000 से अधिक पहुंच गई है। भारत में दुनिया के मोबाइल का जहां तक प्रश्न है, एक दशक के दौरान मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग केवल 10 वर्षों के अंदर मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना का इजाफा हुआ है। ऐसा इजाफा और दुनिया में कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जहां तक सवाल है, उसे सुनिश्चित करने के लिए 40,000 ऐसे कंप्लायंसेज हैं, या तो उन्हें हटा दिया गया है या उन्हें सिंप्लीफाई कर दिया गया है, उनका सरलीकरण कर दिया गया है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस, पर्यावरण क्लियरेंस यह लेने में 600 दिन लग जाते थे, 2-2 साल, 2.5 साल इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलता था लोगों को, सारे प्रोजेक्ट्स रुके रह जाते थे। 600 दिनों में मिला करते थे इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस, अब वह 75 दिन से कम समय में अब लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए विकास की गति में भी तेजी आई है। मेरे साथियों, 10 साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया है और आपको जानकर खुशी होगी इस बार वह बढ़कर 11 लाख करोड़ हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में उन्होंने बतलाया है अध्यक्ष जी ने, लंबाई जहां 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर अब हो गई है और 4 लेन वाले राजमार्गों की लंबाई में तो 2.5 गुना वृद्धि हुई है। 25,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प भी हुआ है। प्रमुख बंदरगाह जो हैं वहां पर कार्गो मैनेजमेंट की क्षमता जितनी पहले थी उससे 2 गुनी हो गई है। मैं समझता हूं दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में रहने वाले लोग इसे अच्छी तरह समझते होंगे। हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 500 जो किलोमीटर हुआ करती थी, जो आज बढ़कर जो 500 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 10 साल पहले 500 किलोमीटर, आज वह 4,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। देश में 10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन भी बिछाई गई है। सिर्फ 5 शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों 20 शहरों तक पहुंच गई है।
देश की लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचाया गया। यह है हमारी सरकार। और हमारे प्रधानमंत्री का बराबर यह प्रयास रहा है कि नीतियां और योजनाएं ऐसी बनाई जाएं जिससे हर नागरिक को जहां लाभ हो वहीं उसकी बचत भी हो। अब जल जीवन मिशन की वजह से गरीबों को पानी का शुद्ध पानी मिलना यह संभव हुआ है और इस वजह से आपको जानकर खुशी होगी कि बीमारी का भी खर्च यह कम हुआ है। आयुष्मान भारत की चर्चा हमारे अध्यक्ष जी ने की थी, लेकिन इसके कारण देश के गरीब का बचत कितनी हुई है? 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की यह बचत हुई है। पीएम जन औषधि केंद्र पर 80% का डिस्काउंट मिला हुआ है। आप जानते हैं इससे गरीबों की जेब की कितनी बचत हुई है? 30,000 करोड़ से अधिक की गरीबों की बचत हुई है। यह है हमारी सरकार। जन कल्याण का काम सरकारी खजाने पर बोझ न बनने पाए, इसके लिए भी सरकार ने काफी दृढ़ता दिखाई है। और मुफ्त बिजली इस देश में एक ऐसा लालच है जो कोई राजनीतिक दल या देने में रंच मात्र भी परहेज नहीं करता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने मुफ्त बिजली देने का वादा, भले ही वो चुनाव का समय रहा हो, कभी भी जनता के साथ नहीं किया है, बल्कि इसका एक नया तरीका हमारे प्रधानमंत्री ने निकाला है। वे 1 करोड़ घरों के लिए रूफटॉप सोलर स्कीम लेकर आए। इस स्कीम से लोग बिजली पैदा करके अपना बिजली बिल 0 कर सकेंगे और ज्यादा बिजली बेचकर वह पैसा भी कमा सकेंगे। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। यूपीए के समय एलईडी बल्ब 400 रुपये में मिलता था। अब जानते हैं एलईडी बल्ब 40-50 रुपये में मिलता है। 10 गुना कीमत कम हो गई है। एलईडी के कारण बिजली बिल में लोगों की करीब 20,000 करोड़ रुपए अब तक के बचे हैं, जो अनुमान है। साथियों, सिर्फ नारे देने से काम नहीं होता, लेकिन आजाद भारत में प्रथा चल पड़ी थी, नारे दो, लोगों को गुमराह करो, लोगों का मत हासिल करो। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए मेरे बहनों भाइयों, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। 70 के दशक में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे यहां गरीबी हटाओ के नारे रात दिन दिए जाते थे, मगर गरीबी हटी नहीं। गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। गरीबी के नाम पर अपनी दुकान सजाने वाले लोग अमीर होते चले गए। मगर जब एक गरीब परिवार में जन्मे मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उन्हें पता था कि क्या करना है, और जो किया उसका परिणाम यह हुआ है कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। गरीबी के संकट से उन्हें निजात मिली है। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह नीति आयोग का आंकड़ा है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है मेरे साथियों, बल्कि एक तपस्वी प्रधानमंत्री की 10 साल की यह तपस्या का परिणाम है। गरीबों के लिए जिंदगी खपाने के संकल्प का यह परिणाम है। यह कोई छोटी बात नहीं है। भारत की गरीबी पूरी तरह से दूर करने, भारत के विकास को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रोड मैप बना रखा है, मैं समझता हूं अभी से चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अगले टर्म में हमारा विकास का रोड मैप क्या होगा, इसका खुलासा यदि होगा तो तीसरे टर्म में जब मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनेगी तब इसका खुलासा होगा। आज मोदी की गारंटी सबसे अधिक उनके काम आ रही है जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, आज मोदी की गारंटी सबसे अधिक उनके काम आ रही है जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। साल 2014 तक भी देश में करोड़ों लोग ऐसे थे जिनका बैंक में खाता नहीं था, और आपको मालूम है 50 करोड़ गरीबों के देश में खाते खुल गए हैं। आज बिना गारंटी के रेहड़ी पटरी वाले लोगों को बैंकों से लोन मिल रहा है। उनकी गारंटी किसने दी है?
उनकी गारंटी देने वाला भी तो कोई चाहिए। उनकी गारंटी देने वाला एक ही भारत माता का सपूत है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री। साथियों, किसानों के हित में भी कई उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। किसान की सबसे बड़ी इनपुट कास्ट खाद होती है। मैं भी किसान परिवार से आता हूं। सबसे ज्यादा इनपुट कास्ट खाद की होती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया में आज यूरिया की एक बोरी 3,000 रुपए तक में मिल रही है, लेकिन भारत में वही बोरी 300 रुपए में मिल रही है। साल 2014 में कृषि बजट, खेती बाड़ी का बजट केवल 25,000 करोड़ हुआ करता था। आज आपको जानकर खुशी होगी, कृषि का बजट बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। 10 वर्षों में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में धान और गेहूं की खरीद करने के लिए किसानों को मिले हैं। और यह 2014 से पहले के 10 सालों की तुलना में 2.5 गुना अधिक हमारी सरकार ने एमएसपी दी है भारत के किसानों को। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2,80,000 करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने, मैं फिर से सभी अपने कार्यकर्ता बहनों भाइयों को बतलाना चाहूंगा, फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30 करोड़ रुपया प्रीमियम दिया है। इसके बदले उन्हें सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्लेम दिया है। और साथियों, आज भारत का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का आज लाभ मिल रहा है। किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या आप जानते हैं, भंडारण की होती है। उसकी सुविधा के अभाव के कारण एक बहुत बड़ा संकट पैदा होता है। इस संकट को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं और इसके तहत पूरे देश में कोल्ड स्टोरेज का एक नेटवर्क भी तैयार इस समय किया जा रहा है। साथियों, हमारी सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना प्रारंभ की है। नमो ड्रोन दीदी योजना प्रारंभ की है। इससे महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस समय उन्हें ड्रोन दिए जा रहे हैं। भविष्य में ये नमो ड्रोन दीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती किसानी की बहुत बड़ी ताकत हमारी ये बहनें बनने जा रही हैं, बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। साथियों, जहां तक किसानों का प्रश्न है, किसानों के लिए हमारी सरकार ने जितना काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इस देश का मैं कृषि मंत्री भी रह चुका हूं, इसके पहले किसी भी सरकार ने किसानों के लिए इतना काम नहीं किया। पहली बार किसानों और खेत में काम करने वाले कामगारों को पेंशन, पहली बार किसानों और खेत में काम करने वाले कामगारों को पेंशन देने का काम यदि किसी भारत माता के सपूत ने किया है तो उस भारत माता के सपूत का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। और मैं कह सकता हूं, जो हमारी बातचीत होती है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए किसान उनके परिवार के सदस्य से कम नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, जो संवेदनशीलता उनके अंदर मैंने किसानों के प्रति देखी है, किसानों की समस्याओं पर उन्होंने सदैव बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है और उसका उचित समाधान भी दिया है। इसके लिए हम सभी एक बार तालियां बजाकर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करें। ये हमारी अपील है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके सामने बतलाया कि धारा 370 की मांग पहला जब चुनाव 1951 का हुआ था, तब से जब भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तब से बराबर धारा 370 को समाप्त करने की बात हम करते चले आ रहे हैं। अपने चुनावी घोषणा पत्रों में हम वादे भी करते थे। लोग ये कहते थे धारा 370 का वादा तो बराबर ये लोग करते हैं, लेकिन धारा 370 कभी समाप्त नहीं होगी। आपने देखा
जब संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिला तो हमारे गृह मंत्री अमित भाई ने वह प्रस्ताव पेश किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, और धारा 370 को हम लोगों ने तार तार कर दिया और धारा 370 समाप्त। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रति जो लंबे समय से अत्याचार हो रहा था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ जो लंबे समय से जुल्म और अत्याचार हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, उसको मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों हम लोगों ने डंके की चोट पर समाप्त किया है। इसी तरह भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड था, यानी कैसे दंड लोगों को मिलेगा, इस प्रकार के कानून बने हुए थे। हमारी सोच में पॉजिटिविटी देखिए, जिन लोगों की सोच में नेगेटिविटी थी उन्होंने इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता उसका नामनक्लेचर किया। लेकिन हम लोगों ने कहा भारतीय दंड संहिता नहीं, बल्कि जो भी यदि अदालत में जाता है, अदालत की दहलीज पर खड़ा होता है, तो उसे न्याय मिलना चाहिए, गलत करता है तो दंड मिलना चाहिए, और ये अच्छा करता है तो एक प्रकार से उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसीलिए दंड संहिता को हम लोगों ने न्याय संहिता के रूप में परिवर्तित किया है, और इस काम को भी हमारे गृह मंत्री अमित भाई ने ये प्रस्तुत किया था, मोदी जी के मार्गदर्शन में यह भी पारित हुआ है। साथियों, लंबे समय से इस देश में एक नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आप सभी जानते हैं वो बनकर तैयार हो गया, और स्टेट ऑफ द आर्ट संसद भवन की बात कांग्रेस ने भी कही थी, बहुत पहले कही थी, मगर उनके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव था, वह इस काम को नहीं कर पाए। बल्कि उन्होंने यह किया कि जब उद्घाटन समारोह था उन्होंने बायकॉट किया, और तर्क क्या दिया था, उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, और न तो वह उनके पार्टी में हित में था, और न उनके लोकतंत्र के हित में था, और न ही वह देश के हित में था जो काम उन्होंने किया। और उसके लिए तरह तरह के तर्क देते थे कि हमने क्यों उसका बायकॉट किया। लेकिन साथियों, लोकतंत्र का एक नया मंदिर तो हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया, उसका निर्माण तो किया ही है। वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करके उन्होंने भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, उन्होंने अयोध्या में भव्य राम के मंदिर का निर्माण कराकर उन्होंने भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए अध्याय की शुरुआत की है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान राम अपने नव विग्रह में अब स्थापित हो गए हैं। साथियों, प्रधानमंत्री जी, 22 जनवरी को मैं प्रधानमंत्री जी को संबोधित करके मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपने 22 जनवरी को आपके माध्यम से जो कार्य हुआ है वो कोई सामान्य कार्य नहीं है, वो इतिहास में अद्वितीय है, अनपैरेलल है। और यह इसलिए अद्वितीय है कि यह अवसर 500 वर्षों के बाद आया है। यह तो बात है, पर मैं कह सकता हूं सन 1947 में भारत देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था, और 22 जनवरी 2024 को उसमें आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री की। और मेरे बहनों भाइयों, आपने देखा विधाता ने भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसको चुना। इस नियत ने भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसको चुना तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना। भगवान राम के लिए जो जन आंदोलन हमें देखने को मिला, वह एक नए युग का प्रवर्तन है। मेरे बहने भाइयों, राम मंदिर के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा। मोदी जी ने अयोध्या के साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर के साथ साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों का
पुनर्निर्माण भी कराया है। अब तो अबू धाबी में भी मोदी जी से प्रयासों से एक भव्य मंदिर बन गया है। इसके बारे में बहुत विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। चंद्रयान मिशन, आदित्ययान मिशन, इसके बारे में कोई बहुत अधिक मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चंद्रयान मिशन, क्योंकि इसके बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने चर्चा कर दी है। साथियों, महिला सशक्तिकरण, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महिला सशक्तिकरण की बात करना और उसके लिए काम करना, मैं यह मानता हूं कि दोनों अलग अलग बातें हैं। भाजपा की जब केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनी तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों में 33% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति करने की एडवाइजरी जारी हुई थी। और उसमें मैं ही गृह मंत्री था, मोदी जी ने मुझे निर्देश दिया था। यह एडवाइजरी हम लोगों ने जारी की। मोदी जी के नेतृत्व में सैनिक स्कूलों और एनडीए को महिलाओं के लिए खोल दिया गया। यह पहली बार हुआ। संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम, तो आप जानते ही, वह पारित हो गया। और मैं कहना चाहता हूं, नारी बंधन, यह जो नारी शक्ति, यह बंधन अधिनियम जो पारित हुआ है मेरे बहनों भाइयों में, यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है भारत की राजनीति में। और मैं समझता हूं जिसके दर्शन इस दशक में भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में होने जा रहे हैं। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गारंटी वाली सोच का आयाम क्या है जो इन 10 वर्षों में पहुंचा है, इसे समझने के लिए आवश्यकता है। और आप समझें, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रारंभ किया, अर्थात गर्भ में स्त्री की रक्षा से लेकर उज्ज्वला योजना के द्वारा गृहिणियों की आंखों की आंसू पोंछने तक, मुद्रा योजना के द्वारा स्वावलंबी बनाने तक, कार्यकारी यानी काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको 6 माह के मातृत्व अवकाश तक, बलात्कार के लिए कठोर से कठोर, यहां तक कि प्राण दंड तक, मंत्रिमंडल में सर्वाधिक महिला भागीदारी से होते हुए संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा संसदीय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी तक, यह एक पूरा खाका है जिसे यदि कोई देखे तो इस एक विषय पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच क्या है और वह कितनी दूरदृष्टि के साथ व्यवस्थित योजना से चलते हैं, इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। मगर अभी सोच का एक आयाम बाकी है जो शायद मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी पूर्ववर्ती सरकार ने सोचा ही नहीं होगा कि भारत चांद के अछूते कोने जिस पर कोई नहीं पहुंचा था, साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव को छूने वाला यह पहला देश बना। और मोदी जी ने उस पॉइंट का नाम भी पॉइंट शिव शक्ति रखा, यानी नारी शक्ति का बंधन संसद तक ही नहीं बल्कि चांद के अछूते कोने पर भी आज हमको दिखाई दे रहा है। देखो, छोटी उपलब्धि नहीं है साथियों। यदि मैं नारियों की चर्चा कर रहा हूं, हमारे ही इस देश में एक राज्य है वेस्ट बंगाल, क्या हो रहा है वहां? नारियों के साथ किस प्रकार का जुल्म ढाया जा रहा है, उनकी इज्जत और असमत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ है, और हमारे कार्यकर्ता जिस बहादुरी के साथ इस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं अपने वेस्ट बंगाल के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं। और इस प्रकार की घटनाएं मैं समझता हूं सभ्य समाज के मस्तक पर कलंक है, इसकी कठोर निंदा की जानी चाहिए। और साथियों, मैं कह सकता हूं कि भारत को संवैधानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास पिछले 10 वर्षों में किए हैं, वह इस देश के इतिहास में दावे के साथ मैं कह सकता हूं पहले कभी नहीं हुआ है। मगर कांग्रेस इस देश को टुकड़ों में बांटने में लगी हुई है, मजहब की राजनीति कर रहे हैं, जात के आधार पर कांग्रेस देश और समाज को तोड़ रही है।
और कहती है कि हम भारत को जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है। पिछड़ों के नाम का रोना रोते हैं, लेकिन ओबीसी कमीशन को पहली बार संवैधानिक दर्जा यदि किसी ने दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। साथियों, मोदी जी ने 2024 में ही कहा था सरकार बर्थडे पर अपने भूतपूर्व सैनिकों को हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, और आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, करीब करीब 65,000 करोड़ रुपए अब तक हम अपने भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में दे चुके हैं। यह भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई बख्शीश नहीं है, बल्कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का जिन लोगों ने संकल्प लिया था उनके प्रति हमारे एक सम्मान की अभिव्यक्ति है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार न बनती तो शायद यह काम किसी भी सूरत में नहीं हो सकता था। साथियों, 2 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। कैसे हुई है, क्या हुआ है, इस पर हमारे अध्यक्ष जी ने विस्तारपूर्वक चर्चा की है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। G20 समिट के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। अफ्रीकन यूनियन को किस तरीके से G20 के अंतर्गत स्थान दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और सबसे बड़ी बात, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसका कि हमारा एक पड़ोसी देश चाइना भी मेंबर था, पहली बार सर्वसम्मत पारित हुआ है मेरे बहनों भाइयों। और पिछले दिनों प्रधानमंत्री की कुशल राजनीतिक क्षमता के दर्शन कब हुए थे, जबकि कतर की यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने वहां के सरकार की जेलों में हमारे कुछ पूर्व नौ सैनिक बंद थे, उनको फांसी की सजा देगी, फिर आजीवन में उसे कन्वर्ट किया गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की यह पहल थी कि हमारे 8 पूर्व सैनिक बाइज्जत बरी हो गए हैं और अपने घर को वापस लौट चुके हैं। आज साथियों, आज हर भारतीय को पूरा विश्वास हो गया। साथियों, आज हर व्यक्ति को यह विश्वास हो चला है कि पूरी दुनिया में यदि कहीं भी कोई मुसीबत होगी, किसी के ऊपर यदि कोई मुसीबत आएगी, तो उस मुसीबत, उस संकट से बचाने वाला कोई शख्स है इस धरती पर, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और मेरे साथियों, यह विश्वास ऐसे ही नहीं पैदा होता है। मेरे साथियों, यह विश्वास ऐसे ही नहीं पैदा होता है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। चाहे कोविड का समय हो, इराक, सीरिया और यमन के संघर्ष की स्थिति हो, चाहे वह सोमालिया का गृह युद्ध हो या फिर रूस यूक्रेन का युद्ध हो, प्रधानमंत्री कैप्टन इंडिया बनकर सब जगह से भारतीयों को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे हैं। और मेरे बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की हैसियत क्या बनी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर, इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती थी। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है, दुनिया दोनों कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। साथियों, अभी हाल में ही मैं ब्रिटेन गया था। वहां के मंत्रियों के साथ भी हमारी बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। और जब कोई व्यक्ति विदेश में जाता है तो स्वाभाविक रूप से उस देश के बारे में बहुत सारी जानकारियां उसे प्राप्त होती हैं, पर एक भारत के बदले स्वरूप की अनुभूति
मुझे उस विदेश यात्रा में हुई थी। पर मोदी जी के नेतृत्व में तारीख ने जो फलक भी देखा है, वह मंजिल भी पाई है, और वो किसी समय में ब्रिटेन जिससे हम मदद की गुहार लगाते थे, वह ब्रिटेन जिससे हम कभी मदद की गुहार लगाते थे, आज वह भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को इतना महत्व दे रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ करने को इतना महत्व दे रहा है कि आगामी चुनाव में ब्रिटेन का भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, वे किसी और सरकार की बस की बात हो ही नहीं सकती थी। साथियों, 10 वर्षों में कुछ ऐसे भी काम हुए हैं कि नई टेक्नोलॉजी में दुनिया सिरमौर, हमारा भारत दुनिया के सिरमौर देशों की लगभग समकक्ष पहुंचता जा रहा है। क्लीन एनर्जी, न्यू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में हम दुनिया के चौथे देश बने। क्लीन एनर्जी और न्यू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में हम दुनिया के चौथे देश बन गए, और सोलर एनर्जी में 25 गुना छलांग हमने लगाई है। डिजिटल डाटा की कीमत लगभग 20 गुना कम हम लोगों ने की है। वो भारत जिसे टेक्नोलॉजी में बहुत ही पिछड़ा हुआ देश माना जाता था, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन में सिर्फ नंबर 1 ही नहीं बना है, बल्कि पिछले वर्ष दुनिया के 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुए हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े 4 मुल्कों के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन को जोड़ भी लिया जाए तो उससे ज्यादा है। हाइड्रोजन एनर्जी से लेकर 5G रोल आउट तक और एक साथ 100 सैटेलाइट लॉन्च करने तक अब टेक्नोलॉजी में हम, मुझे लगता है कि जल्दी ही दुनिया के सिरमौर भी बनेंगे, वह दिन दूर नहीं है। रक्षा मंत्री के रूप में मैं कह सकता हूं, साथियों, रक्षा के क्षेत्र में भी हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभूतपूर्व काम हुए, अभूतपूर्व काम हुए। आपको जानकर खुशी होगी, कुछ हजार, 10,000, 5,000, 15,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन होता था। आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1,08,000 करोड़ रुपए से अधिक का बढ़ गया है। दुनिया में रक्षा सामान यानी टैंक, तोप, एमिनिशन, गोली, बारूद, बंदूक, ये सब दुनिया के दूसरे देशों से आयात करते थे, मंगाते थे। सबसे बड़े आयातक, सबसे बड़े इंपोर्टर हम थे। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि हम दुनिया के टॉप 25 कंट्रीज में एक्सपोर्टर बनकर खड़े हो गए हैं। यह है हमारा भारत। और आज 2014 में जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 900 करोड़ हुआ करता था, आज वह डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 20,000 करोड़ पहुंच रहा है। साथियों, हमारी अक्सर पर विपक्ष आरोप लगाता है कि हम विपक्ष को समुचित स्थान नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं को जितना सम्मान मिला है, भारत के इतिहास में मैं कहना चाहता हूं अभूतपूर्व है। भारत के इतिहास में वह अभूतपूर्व है। हमने सिर्फ अटल जी और आडवाणी जी को ही भारत रत्न नहीं दिया है, हमने सरदार पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा उनकी बनवाई थी। उस समय हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध गृह मंत्री रहते हुए उन्हीं के द्वारा लगा था। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान भारत की एकता और अखंडता में सबसे ऊंचा था, इसलिए उनकी सबसे ऊंची मूर्ति यदि बनवाने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंडित मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न दिया, तो वहीं पर भारत के राष्ट्रपति रहे कांग्रेस के नेता प्रणब मुखर्जी को भी हम लोगों ने भारत रत्न दिया। तो कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव साहब को भी हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने नहीं देखा कि हमारे पार्टी के थे या किस पार्टी के हैं। सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को भी हम लोगों ने भारत रत्न दिया। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री यसी जमीर और तरुण गोगोई को भी हम लोगों ने पद्म विभूषण दिया। और मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष के नेताओं का जितना सम्मान मोदी जी ने इन 10 सालों में किया है, वो अपनी भारत की राजनीति में मेरे दोस्तों वह मिसाल है।
साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले की यह आखिरी राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। पूरा देश यह मान रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाजपा की 370 सीटें और एनडीए की कुल 400 सीटों से पार हासिल करके फिर से सरकार बनाएंगे। केवल देश की जनता ही नहीं मान रही है। अब यदि आप अकेले बात करेंगे तो दूसरे राजनीतिक पार्टियों के नेता भी स्वीकार करेंगे, हाँ हालात तो यही हैं, दबी जुबान से वो भी स्वीकार करते हैं। और मेरे बहनों भाइयों, ये 370 सीटों का आंकड़ा छूने का सामर्थ्य भारत की राजनीति में किसी के पास है तो भाजपा के पास है। क्योंकि हमने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले जो संकल्प रखे थे उसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा करके जनता को एक नई आशा और विश्वास से भर दिया है। जनता को पूरे नए आशा और विश्वास के साथ भर दिया है और उन्होंने धारा 370 को भी समाप्त किया है। इसलिए इस बार विजय तिलक 370 सीटों के साथ करने का मन इस देश की जनता ने बना लिया है। साथियों, अब की बार 400 पार यह कोई नारा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि हम हर कार्यकर्ता का यह संकल्प होना चाहिए, हर कार्यकर्ता का संकल्प होना चाहिए 400 पार। और यह संकल्प हमें इस बैठक से लेकर अपने अपने राज्यों में जाना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। और साथियों, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं एक कविता के माध्यम से। सेनानी सेनानी करो प्रयाण भय, सेनानी करो प्रयाण भय, भावी इतिहास तुम्हारा है। सब नखत अमा के बुझते हैं, भावी इतिहास तुम्हारा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।